बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज 28 मई है और पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए 27 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो आज जो है ना पूरे मुल्क में यौमे वो नहीं होता तकबीर, उसको मनाया जा रहा है। ठीक है, और मुल्क भर में जो है ना आम तातील भी है, छुट्टी भी है, सिवाय मेरी। और आज का ज़बरदस्त दिन है, तो सेलिब्रेट ही करा जा रहा है। 28 मई का ही दिन था जब पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी जो धमाके थे ना, उनका ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जो ताकत का तवाज़ुन जो था ना, वो भारत के हक़ में चला गया था ना, वो पाकिस्तान ने वापस अपने हक़ में ले लिया। तो ये बड़े एज़ाज़ की बात होती है, ज़बरदस्त चीज़ थी। और हर साल हम 28 मई को जो है ना यौम तकबीर मनाते हैं नाज़रीन, तो इसीलिए सेलिब्रेशन तो बनती है। ठीक है, तो अच्छा ये भी है कि कौमें जो होती हैं ना, वो अपने दिफा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, कुछ भी हो जाए। इसी तरह हमने भी अपने दिफा के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने बहुत मुशक्क़त की, हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई ये जो एटम बम है इसको बनाने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सी पाबंदियाँ लगी हुई थी, बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने हम पे इतनी मौशी पाबंदियाँ लगा दी थी ताकि हम ये एटम बम जो है बना ही ना सकें। मगर लेकिन कहूँगी कि जैसे इंडिया ने ये काम कर लिया हुआ था, ठीक है, तो अब हम इसके बग़ैर रह नहीं सकते थे। क्योंकि इंडिया जब चाहता तो हम पे गंदी नज़र रख कर हम पे अटैक कर सकता था, हमें नुकसान पहुंचा सकता था। तो आज ये जो भारत की धमकियों का जो हम है ना मजाक में उड़ा देते हैं, जैसी धमकी मिलती है हम कहते हैं कौन हो यार, आओ। हम जो बेफ़िक्र होके सोते हैं, रातों को हमें फ़िक्रें नहीं होती। तो आज इसी वजह से है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की जो एफ़र्ट है ना, जो मेहनत है ना, और उनके अलावा जो हमारे और साइंटिस्ट थे, उनकी मेहनतों की वजह से आज का ये दिन जो है नाज़रीन, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, हम ताकतवर अपने आप को महसूस करते हैं। वाह। और डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब की जो टीम थी ना, उनका भी शुक्रिया किए बगैर जो है ना हम आगे नहीं चल सकते। आप सब जो है ना, मुझे लगता है कि एक रोल प्ले किया गया कि आपने इस तरीके से हमें ये सारे पावर्स दिए कि जैसे आज हम पूरी दुनिया में जो है ना स्टैंड करते हैं और हमारा परचम जो है लहराया जाता है। हम एक एटॉमिक पावर हैं। अच्छा, मैं ना अभी टॉम क्रूज़ की मूवी देख कर आई, जिसमें टॉम क्रूज़ ने अनाउंस कर दिया कि उसकी ये लास्ट मूवी है। उसके बाद टॉम क्रूज़ जो है मिशन इम्पॉसिबल नहीं करेगा। तो आपको पता है उस मूवी में सीन था कि पूरी दुनिया को ब्लास्ट करने के लिए कुछ लोग जो हैं वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उनके जो एटॉमिक प्लांट्स हैं, उनकी चीज़ें जो है वो कंट्रीज़ जिनकी एटॉमिक पावर है, जो कंट्रीज़ उनको अपने साथ लेके चले। तो उसमें ये दिखाया कि पाकिस्तान का आया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटॉमिक पावर कंट्री है। तो ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छा जस्टर है कि मतलब पाकिस्तान की सपोर्ट अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ये वर्ल्ड वॉर नहीं चल सकती। वाई? बिकॉज पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर कंपनी है। क्या बात है। दूसरी एक और बात है, मुल्क भर में ज़िलहज का चांद जो है वो नज़र नहीं आया कल। तो जो हलाल कमेटी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चांद नज़र नहीं आया। और इसके साथ अब जैसी ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून बरोज़ हफ्ता को होगी, तो उस हिसाब से आप देखिए कि अपनी तैयारियां कर लीजिए। मैंने तो अपनी तैयारी जुमे के हिसाब से की हुई थी। मैंने प्लान कर ली थी, नॉर्दर्न एरियाज़ जाना था। बच्चों के पेपर ख़त्म हुए, आप लोगों को पता है, तो फ़राल की भी छुट्टियां थी। तो पहले मैंने वीज़ा ट्राई किया, उसका बेचारी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। पता नहीं क्या, ये जो भी मेरे ख्याल से जंग सिचुएशंस की वजह से या फिर आई डोंट नो। तो उसके बाद और या अर्जेंट मैंने शायद अप्लाई कर दिया था, उसकी वजह से मुझे कुछ मसले आ गए। फिर मैंने सोचा मैं बच्ची को तो कहीं लेके जाऊँगी। मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान कर लिया कि हम घूमेंगे फिरेंगे एंड ऑल दैट। वो उसमें से जुमा जो मुझे छुट्टी होनी थी, ईद पढ़नी थी, तो वो जुमा की छुट्टी निकल गई। अब एक दिन हमारे पास कम हो गया। तो आज मैं टीम से बात करूँगी कि भाई ये एक दिन हम किस तरह से अवेल करें, ईद तो मनानी है ना। चले हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको पता है हमारे वहाँ ना एक बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है जिसे हम सीरियस नहीं लेते। वो ये मसला है कि अगर पाकिस्तान में जैसे कोई आप शादी करते हैं, आप नई नवेली दुल्हन जो है अभी 2-4 दिन या हफ्ता महीना लेकर आए, उसके बाद आप उसको छोड़कर चले गए सऊदी अरब, दुबई या किसी और मुल्क में,
पैसा कमाने के लिए। अब अपनी बीवी को जो है आप वहीं छोड़ गए, 2-2 साल 3-3 साल तक, मैंने तो 15-15 10-10 साल देखे जो लोग वापस ही नहीं आए। अब बीवियां बेचारी अकेली पीछे, ठीक है, अब हस्बैंड्स वहाँ पर, अब वो आते हैं, अगर आ भी गए तो आए, उन्होंने आके जो है ना कोई 15 दिन 10 दिन 7 दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, उसके बाद चले। इसी तरह से जो है ना बस सब बच्चों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और उनकी दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब वो जो अकेली औरत है जिसके पास बच्चे भी हैं, जिसके पास ससुराल भी है, जिसके पास वो लड़के के सारे ख़ानदान वाले भी हैं, जिसको उसने लुक आफ्टर करना है इमोशनली भी अपने, और घर के काम काज के साथ भी, और बच्चों की तरबियत भी, और बच्चों की इमोशंस जो है उसको भी देखना है, और सारा कुछ केटर उसने ही करना है। देखें, अब इस पे जो साइकी एक है, मुझे लगता है कि उसमें बड़े मसले होते हैं, आपका दिमागी तवाज़ुन जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है। आज हमारे पास ज़बरदस्त गेस्ट हैं माइंड इंजीनियर अली, और मुझे लगता है अली भाई से अच्छा हमें इस बारे में कोई नहीं बता सकता क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या होता है। मैं मेरे तो बहुत जानने वाले लोग हैं अली भाई जो इस तरीके की सिचुएशन में है, तो सलाम दुआ हम कर चुके हैं, इसलिए मैं लाइव अब मैं सलाम छोड़ दिया है क्योंकि बड़ा फेक लगता है, आप भी समझते हैं। आते के साथ ही तो मैंने पहले सलाम किया, आपको अपने हाल बताया आपने मेरे, तो ये चीज़ें मैंने फिर हटा दी ज़िंदगी से कि मुझे लगता है कि हम ना लाइव इस तरह ज़बरदस्ती का दिखाते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम जो है हम हैं, है ना अली भाई? exactly. इंट्रो अच्छा दिया मैंने, बेहतरीन दिया, टॉपिक पे आते हैं फिर अली भाई। लेकिन आपने दिन साल कम लगाया, मैं और ऐड करता हूँ। अरे वाह अच्छा पहले उस पर बात कर ले फिर आ जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मसाले में तो कह दें। देखियो फिजा बात यह है कि मैं पंजाबी बोल सकता हूँ? हाँ बोलो तुसी। मैं कहना तुसी विआह मापे वास्ते कीता है, हाय ठीक है। ये इतना बड़ा जुल्म है कमाई के नाम पर। क्यों? क्योंकि हमें ये यकीन नहीं है कि रिस्क मेरा आसमान पे लिखा हुआ है, हमें ये यकीन है कि रिस्क मेरा अरबाब के पास लिखा हुआ है, जिसको हम अरबाब कहते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। अब अरबाब तो रब है, रब्बों का रब है, हम उसको अरबाब कह रहे हैं, ठीक होगी बात। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर लोग जो चीज़ें, मैं भी एक केस आपको सुनाता हूँ, एक ये 98 की बात है, ठीक है। मैं एक शादी पे गया, हमारे एक जानने वाले थे, उनकी शादी थी बेटी की, तो मैं वहाँ गया तो वो शादी में पता ये चला कि वो बच्चियाँ जब जुड़वा बच्चियाँ थीं, जब वो पैदा हुई थीं 74 में, तो उनके वालिद साहब उससे 9 महीने पहले, यानी उनकी पैदाइश से 9 महीने पहले वो जा चुके हुए थे इंग्लैंड कि जी मैं बच्चों का मुस्तकबिल करूँगा। 6 बच्चे थे उनके, उससे पहले 4 और 2 ये। और 98 में उसकी उस आखिरी 2 बच्चियाँ थी जिनकी शादी हो रही थी, और उस पे भी वो ज़ाहिर नहीं आ सके क्योंकि वो इतने साल वहाँ पर रहे इलीगल, ठीक है, एक लॉन्ड्री में छुप के काम करते रहे। 2010 में उनकी लाश आई है वापस। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या मुस्तकबिल दिया बच्चों को? क्या FBI की एक रिपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, जो जाके देखना चाहे वो देख ले, ठीक है। वो ये कहती है कि क्रिमिनल्स और डिप्रेस्ड लोगों की जो 2 टॉप रीज़न हैं, FBI का जो चीफ था उसने ये बात ही कहा था, जो स्पेशली जो सीरियल किलर्स हैं, जो क्या उसे कहते हैं मर्डरर्स हैं, ये जो रेपिस्ट हैं, उनमें जो 2 टॉप रीज़न उन्होंने निकाली हैं, नंबर 1 एब्सेंशिया फादरहुड एंड नंबर 1 डोमिनेंट मदर्स एंड नंबर 2 एब्सेंशिया फादरहुड। ये 2 टॉप रीज़न्स हैं कि जहाँ माएँ घरों पे हुक्मरानी करें या बाप वहाँ पर होते हुए भी ना हो या ना हो, ठीक है। यानी ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट नहीं है, जो जाके नेटफ्लिक्स पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे ये समझाओ, हज़रत उमर ने अम्मा हफ्सा से पूछा था कि कितने दिन एक औरत अपने मर्द से दूर रह सकती है, तो अम्मा हफ्सा ने कहा 4 महीने, ठीक है। तो हज़रत उमर ने ये हुक्म नाजिल कर दिया था कि आज से कोई फ़ौजी 4 महीने से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहेगा, 4थे महीने उसको वापस आना ही आना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक हमारा ऐसा इलाका है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनमें लोगों को बाहर जाने का क्रेज़ है, सारी औरतें इधर हैं, सारे मर्द बाहर हैं तकरीबन, ठीक है। और वो उन इलाकों में कई किस्से हैं, बट मैं एक किस्सा आपको ज़बरदस्ती सुनाता हूँ और ज़बरदस्त सुनाता हूँ। शादी हुई, शादी के 4 महीने बाद बंदा एक डंकी मार के चला गया। अच्छा, जाना भी हमने डंकी मार के, जलील होके जाना। हाँ, जलील होके अपनी औकात दिखा के जाना है कि हमारी औकात क्या है, ठीक है। अच्छा, वो वहाँ गया, 3 साल वहाँ रहा, जाने से पहले एक बच्ची प्रेग्नेंट करके गया उसकी बीवी को, ठीक हो गया। 3 साल बाद वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस आया, ठीक है।
फिर 3 महीने या 4 महीने रहा, दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी कर गया, और फिर वो चला गया एक और मुल्क में। वहाँ पर वो 6 साल रहा और इवेंचुअली जलील होके डिपोर्ट होके वापस आया। अब वो दोनों बच्चे, वो जो है ना, वो माँ जिससे भी बात करती थी कहते थे बाबा बाबा। हाय हाय। मतलब उसको ये लगता था कि माँ सिर्फ बाबा से बात ही हो सकती है, बाबा एक तस्वीर का नाम है जो वीडियो कॉल पे नज़र आती है। ठीक है, ये इतना बड़ा जुल्म है। मैं फिलहाल ये तो बात ही नहीं कर रहा कि आप अपने घर में नौकरानी छोड़ रहे हैं ना, ये पेड अनपेड नौकरानी है जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये 2nd, 3rd, 4th लेवल है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए आप कमाने जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मुफ्तियान यूट्यूब जो है या सोशल मीडिया जो है वो ये फतवा लगाएंगे तो लोग यहाँ पर हालात मुल्क के ख़राब हैं, लोग कहाँ जाएं। भाई सारे मुल्क छोड़ जाओ, हालात ठीक हो जाएंगे। यही है ना। क्यों आप और मैं नहीं रह रहे? हम नहीं रोटी कमा लेते? Exactly. हम नहीं मेहनत करते? फिजा मुझे बताओ कौन सा अली भाई, एक ब्रेक के बाद इस बात पे बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आइए, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आइए। अच्छा, माइन इंजीनियर अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसे शहर हैं, ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर मोस्टली होता ही यही है कि लोग वहाँ से चले जाते हैं शादियाँ वादियाँ करके, तो बच्चे पैदा करके तो चले जाते हैं मुल्क से बाहर। तो ऐसी कोई स्टोरीज़, कोई रियल स्टोरी अगर आपके सामने देखी है? स्टोराज हैं। ये हमारे कुछ मतलब मैं पंजाब के हवाले से बात कर लेता हूँ। हमारे पंजाब में कुछ बड़े मखसूस इलाके हैं जिनका तकरीबन सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। ठीक है, कि वहाँ पे तकरीबन 90% ख़वातीन हैं और मर्द बाहर हैं। सर नाम ले लें फिर यार, कौन से नाम लेंगे? बेल्ट्स हैं, पूरी हमारी बेल्ट्स हैं। ठीक है, हमारे लाहौर के पास की एक बेल्ट है और एक हमारे पिंडी की तरफ की बेल्ट है। उन 2 बेल्टों में सबको पता है कौन है। नाम मुझे नहीं पता, बताएं ना मुझे। फिजा ऐसे ना करो, क्या फायदा अंधा बन के मैं हाँ मिलाती जाऊँ, बताएं। आपकी जेलम से जो बेल्ट शुरू होती है, मीरपुर, जेलम, खारियाँ, ये एरिया जो है, ठीक है, इधर से आप आ जाओ गुजरांवाला से सियालकोट की जो बेल्ट है, इसमें आपकी मेजॉरिटी जो लोग हैं, गुजरांवाला शहर में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेजॉरिटी आपके मर्द जो हैं, शादियां ही लोग इसलिए करते हैं कि ये बाहर चला जाएगा। और ये डंकी की बेल्ट, ये वाली बेल्ट डंकी की बेल्ट है। वो बेल्ट फिर भी रिश्तेदार होते हैं उनके वहाँ पर, तो वो रिश्तेदारों के साथ विजिट पे जाते हैं। ये डंकी बेल्ट है। ठीक है, मेरे पास मेजॉरिटी केसेस यहाँ पे आते हैं। जो मैंने आपको पहले भी जो किस्सा सुनाया है वो इसी बेल्ट का किस्सा है। ठीक है, वहाँ पर शादी का क्राइटेरिया ये है कि लड़का बाहर चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ से कमा कर भेजेगा। अब बात यह है कि उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डिप्रेशन के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैं उसके लिए बड़ा सोच समझ के विजुअल एडिक्शन का वर्ड यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, विजुअल एडिक्शन के जो केसेस हैं वो इस बेल्ट से मतलब मतलब पोर्नोग्राफी। हाँ जी, पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे केसेस इस बेल्ट से हैं। इनके अलावा जो चौथा सबसे ख़तरनाक है, चाइल्ड अब्यूज़ के सबसे ज़्यादा केसेस इस बेल्ट जो मेरे पास आते हैं। ठीक है, कि यार क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है ना, कहीं तो निकलेगी, राइट। और अक्सर जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है, बैठे बाहर होते हैं, अच्छा बीवियों पे शक कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल करो, कहाँ बैठी हो। ठीक है, उनके घर वालों ने भी ज़िंदगी हिसाब की हुई है। ठीक है, और एक बच्ची का केस था, उसको 3000 रुपये, 2 बच्चे थे उसके, 3000 रुपये मिलता था ख़र्चे के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, 3000 में आज कोई महीने का इंसान सर्वाइव कर सकता है? मैं आज से 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले सर्वाइव कर सकता था 3000 रुपये महीने में। ठीक है, जिसमें उसको था कि ठीक है, उसको कहा रीजनिंग क्या दी जाती थी कि तुम्हें हमने घर दिया हुआ है, कोई किराया नहीं देना। ठीक है, एसी हम लगवा देते हैं, बच्चों के स्कूल की फीसें हम दे रहे हैं, खाना पीना घर में जो है ना देवरों के, उसके देवरों के भी जो खाना पीना तुमने वो सब का कंबाइन होगा, तुमने ही बनाना तुमने है। क्यों? क्योंकि अच्छा बड़े भाई की, हमारे यहाँ ना एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है, बड़ा भाई जो है ना वो बाप है और बड़ी भाभी जो है वो माँ है। खुदा का खौफ करो यार, वो देवर और साली का जो रिश्ता है उनको तो आग और मौत कहा गया है। ठीक है, तो वो बाप और माँ, वो बाप बन ही नहीं सकते हैं, राइट। तो अब आप ये कह रहे हो कि जी वो बाप है, तो इसलिए अब बड़ा भाई बाहर है, छोटे अपनी बीवियों के साथ याशी कर रहे हैं। वो कहती है मुझे कि सर मैं देखती हूँ कि उनको वो रोज़ नए सेट आ रहे हैं, नई चीज़, मेरा शौहर कमा कमा के भेज रहा है और ये सब चीज़ें इनके लिए नई नई आ रही हैं। ठीक, और मुझे 3000 में बच्चों की टॉफ़ियाँ, बच्चों के चिप्स, मतलब जो भी बच्चों के लिए दूध उनका जो है, उस 3 में मुझे पूरा करना है। इमेजिन करो कि ये किस तरह के कर्म में वो बच्ची, माशाल्लाह अच्छी खासी प्यारी बच्ची, इंटेलिजेंट बच्ची, क्या कहना चाहिए, आउट गोइंग किस्म की बच्ची, वो एक डिप्रेसिव बुत बन के बैठी हुई थी।
तो मेंटली कितना टॉर्चर है ये। कोर्स टॉर्चर है। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि ख़वातीन लालच में भी कहती हैं मेरे शौहर को तू बाहर जा, फिर उनके पीछे उनका कोई ना कोई और अली भाई इसमें माँ बाप के ऊपर भी तो बात करें। देखिए लड़की के जो माँ बाप हैं ऐसा रिश्ता पहले तो देखते हैं, ढूंढ भी रहे होते हैं, ठीक है, हर एक को बोल रहे होते हैं कि नहीं हमने तो अपनी बेटी की बाहर शादी करनी है, लड़का कोई बाहर का हो। तो पहले ही आपको डिसाइड होता है, आप कंफर्म करके बैठे होते हैं मेंटली, आप बाहर का लड़का ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से वो बाहर से इनकम डॉलर भेजे, कमाए आप, ठीक है। और उसके बाद बहुत सी ऐसी सिचुएशंस जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के तो लड़के जो हैं मोस्टली लिविंग रिलेशंस में रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी मगर मोस्टली कल्चर यही है, लिविंग में ना भी हो तो नाइट क्लबों में रहते हैं। हाँ, तो फिर अब मियाँ बीवी की तरीके की लाइफ तो ऑलरेडी गुजार रहे होते हैं, वो भी गोरियों के साथ, ठीक है, नॉन मुस्लिम लड़कियों को, वो तो नहीं होती हैं मुस्लिम लड़कियाँ ऐसे तो किसी के साथ नहीं रहती, किसी मर्दों के साथ। तो एक नए किस्म के कल्चर में जाके उनके गोरियों के ट्रेंड में जाके सेट हो जाते हैं, पब जाते हैं, शराबें पीते हैं, क्लबिंग करते हैं, हर तरीके का ड्रग्स ले रहे होते हैं, या फिर लिविंग रिलेशन बिल्कुल गोरों वाली लाइफ मियाँ बीवी वाली पहले ही गुजार लेते हैं। अब उनकी शादी इस तरह से ऐसे पाकिस्तान में ढूंढ रहे होते हैं कि भाई करवा दी जाए अपनी बेटी की। अब वो लड़की से 10 किस्म की डिमांड भी करते होंगे ना, कोई अच्छी डिमांड तो नहीं करते होंगे, क्योंकि गोरी के साथ रहा हुआ बंदा गोरियों वाला डिमांड अपनी बीवी के साथ भी करेगा। तो वो किस तरीके की सिचुएशंस में, वो लड़की होती है रूरल एरियाज की, शरीफ घर की, बिल्कुल सादे घर की, ठीक है, बाप शरीफ, मस्जिद जाने वाला, कमाने वाला, 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला। अब ख्वाब ये वाले देख के बच्ची को फंसा दी, ठीक है, जिंदगी भर। तो माँ बाप का भी तो कसूर है। एग्जैक्टली, माँ बाप का कसूर है और बहुत ज़्यादा कसूर है। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा कसूर है क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक रिसेंट एक डाइवोर्स हुई है एक बच्ची की, ठीक है। अच्छा, माँ बाप ने, अच्छा अब होता क्या है, हमारे प्रेशर्स क्या हैं, ठीक है, कि जी बहनोई ने रिश्ता भिजवाया था कि बहनोई का दोस्त है, अच्छा, ठीक। तो भाई माँ बाप, बच्चा जो बंदा जो है वो बहुत अमीर है, पैसे उसके पास बेतहाशा हैं, बहुत अच्छी कोई 1.5-2 लाख की जॉब करता है वहाँ के करेंसी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे उसको ये बताया गया कि जी बच्चा बहुत शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है। उसने कहा वो भाई ज़बरदस्त हो गया। बच्ची स्कार्फ करती थी, पहले दिन शादी के उसका स्कार्फ उतरवाया गया, ठीक है। और उसके बाद उसको कहा गया कि अगले दिन जब वो गई, जब वो 1 महीने के बाद बाहर गई उसके साथ, तो पता चला वो तो ड्रंकर्ड था, वो तो सुबह शाम उसका काम भी शराब पीना था, और उसके बिस्तर पे लड़कियां लेकर आता था और उसको इजाज़त नहीं थी कि वो बोले। वो कहती है मैं अपने हाथ से उनको वहाँ अंदर खाना लेके जाती थी, ये मेरी मजबूरी थी, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं है, वो कहती है कि उसको एयरपोर्ट पे पुलिस ने पकड़ लिया, शराब के उसमें ड्रंक हुआ था, तो मैंने ज़मानत दे के छुड़वाया। और अगले दिन हमने उस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार आज की रात ना पीना, तेरी मेहरबानी, सुबह की फ़्लाइट है। वही हुआ, रात पूरी ड्रंक था, उल्टियाँ कर रहा था। तो कहती है उसने जो है ना मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर सड़क पर निकल गई। तो अब वहाँ पर ज़ाहिर शोर तो मचना था, लोग इकट्ठे हो गए। इस बेस पे कि वहाँ पर उसने हरकत की, उस बंदे ने इसको तलाक दे दी है, ठीक। अब आप उसके माँ बाप, भाई और रिश्तेदारों के ओपिनियन सुन लो। माँ बाप ने कहा और भाई ने कहा कि अगर वो ये शराब पी रहा था तो मर्द है, पी ही लेते हैं, इस सोसाइटी में ये नॉर्मल है। अगर वो लड़कियां ही ला रहा था ना तो शौहर तो तुम्हारा था ना, शादी तो नहीं कर रहा था। कॉन्सेप्ट सोचो ना क्या है, ठीक है। भाई उसको कह रहा है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। ये हमारी सोच है, जी जी हम लोग कहते हैं। जी 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 जी, ठीक है। और वो जो बहनोई साहब हैं, यानी जो कज़न के जो शौहर हैं, वो वहाँ पर क्या हो गया कि जिनकी वो जो उसकी कज़न की माँ है, ठीक है, वो इसकी रिश्तेदार लगती हैं, मैं इसलिए खुल के नाम नहीं बोल रहा, जाहिर है, वो कह रही हैं मैं हमारी नाक कटवा दी, इसी में सारे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सारी फैमिली ने बैठ के उसको सबसे बड़ा क्या, तू तलाक हो गई है तुझे, सोच तलाक। अबे तलाक हो गई है, सोच। ये तलाक एक गाली है क्या अली भाई, मुझे तो बताएं। गाली है, टैबू है। ये बिल्कुल गाली है, ये सब कॉन्टिनेंटल गाली है, ये तो सब गाली तो ऐसी जिंदगी गुजार ले मगर ये गाली ना खाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, सब कॉन्टिनेंटल गाली है, क्योंकि हम अभी भी अंदर से हम बुतों को ही पूछते हैं, हमारा कोई ना कोई बुत है। ये बताए ना कि पहले क्या होता था हमारे पैगंबरों के ज़माने में, क्या होता था, क्या उसका तलाक नहीं होती थी औरत की, औरत नहीं ले सकती थी तलाक लेके अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी नहीं करती थी। उस जमाने में भी गाली समझा जाता था क्या? एक ही सहाबी हैं, जाफर की वाइफ हैं, फिर उसके बाद अबू बकर के उनसे निकाह होता है, फिर उसके बाद उनका हज़रत अली से निकाह होता है। कई सहाबियात की हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि भाई अब बरीरा वाला एग्जाम्पल बड़ा क्लियर है। बरीरा आई आप सल्लल्लाहु के पास, वो गुलाम थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब वो आज़ाद हुई तो उन्होंने कहा मुझे ये जो मेरा शौहर है ना, इसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे इससे शादी, इससे तलाक चाहिए।
अच्छा। वो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस्सा शक्ल की वजह से? हाँ, बस उसका मुझे नहीं शक्ल पसंद थी उसको। अच्छा। पहले मजबूर थी ना, गुलाम की मजबूरी होती थी कि हाँ, गुलाम कुछ बांदी नहीं कह बन के सकता, रहना है, ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा, अब वो जब वो केस लेकर वो सारे आए, जिस तरह हमारे यहाँ हीर रांझा का किस्सा है ना, इस तरह ये बरीरा और उसका किस्सा जो है ना, ये अच्छा। अरबों में बड़ा मशहूर है, अच्छा। ठीक है। वो आया कि जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ये मसला है, ये इस्लाम भी कबूल करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, आप उसको समझाएं कि इससे शादी कर ले, ठीक। आप वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इनसे इसको निकाह से मत निकलो, इसके ना मत तलाक लो। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या रब का हुक्म है या आपका मशवरा है? उन्होंने कहा मेरा मशवरा है। तो कहने लगी फिर मुझे मशवरा ना मानने की इजाज़त है ना? आपने कहा ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ ना यार कि तलाक अल्लाह के नापसंदीदा अफ़ाल में से है, लेकिन एक छूट है। देखो, मेरे रब को अपनी दी हुई छूटों को ना इस्तेमाल करना पसंद गुनाह नहीं है ना? नहीं, ऑफ कोर्स गुनाह नहीं है। हम जो लोग मतलब देखो, कसर नमाज है ना, आप सफ़र में होते हैं 2 रकत पढ़ते हैं, रब को पसंद है कि आप सफ़र में 2 रकत पढ़ें, क्योंकि रब ने छूट दी है। जब हम 4 पढ़ रहे हैं ना, वो जी अब तो जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं, तो मेरा रब नहीं ये सोचता होगा कि यार ये लोगों को मैंने छूट दी है। मुझे रब की सोच को मैं नहीं चैलेंज कर सकता या जान सकता, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जब मैंने छूट दी है क्यों नहीं ले रही है, राइट। तो तलाक एक आपको एक रास्ता बताया गया है कि उन बच्चों का क्या कसूर है। मैं इस वक्त बेतहाशा केसेस बच्चों मतलब जहाँ पर अल्लाह ताला ने रियायत दी है वहाँ पे रियायत ले लेनी चाहिए। भाई आप जो ये आप ज़्यादा गुनाह कर रहे हो। अब वो जो उल्टियाँ साफ कर रही है सारी सारी रात बैठ के, मियाँ शराबे पी रहे हैं, बच्चे साथ देख रहे हैं, ठीक है, तो सोचो ना, औरतें घर में लेके आ रहे हो, औरतें घर में लेके आ रहे हो, तो वो जो बच्चे तुम बड़े कर रहे हो, वो क्या जनरेशन बड़ी कर रहे हो यार। फिर हम ये कह रहे हैं जेन जी ऐसी है, जेन जी वैसी है। ओ भाई, जेन जी नहीं है, तुम खराब हो, राइट। ये इस माशरती टैबू से हमें निकलना है। और ये जो अभी वो हम पहले आपसे आने से पहले वो बैठे हुए थे ना, तो बात हो रही थी कि उनका जी कि अब लोगों ने कमाना तो है, वो क्या करें, कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई, कमाई के लिए क्या आपको बाहर जाना है? मैंने मतलब मेरी शादी हुई, ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते में, बल्कि यहाँ हफ्ता यहाँ रुके, बेगम को साथ लेके चला गया। मेरी बैंकरप्सियाँ हुई, ठीक है, जब मेरी 8 मिलियन की बैंकरप्सी हुई, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने बेगम बच्चों को पाकिस्तान भेजा, 1 महीने में वहाँ सब रैप अप किया एंड मैं वापस आ गया, ठीक है। यहाँ आके हम 1 कमरे के घर में रहे, ठीक। वहाँ पर मैं लैंड क्रूज़र, फोर्ड एक्सप्लोरर, BMW Peugeot 308 हार्ड टॉप कन्वर्टेबल, ये गाड़ियाँ चला रहा था, ठीक है। इधर आके मेरे पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो फैमिली की बाउंडिंग नहीं। एक्जैक्टली। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो अपनी मिसाल रख के भी आपने एग्जांपल दी है, दूसरा हमारे पूरे आज की इस कन्वर्सेशन से जो मुझे समझ आई वो ये आई है कि खुदारा वो माँ बाप जो अपने बच्चों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ ऐसे लड़कों से करवाना चाहती हैं जो बाहर मुल्क में रहते हैं, तो इससे परहेज़ करें, देखभाल के अपनी बच्ची की पसंद से शादी कर दें, वो बेहतर है। ब्रेक पे जाइएगा। कैप्टन ज़ायरा यासर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कोच भी हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको मधु क्यों किया है ये आज के लिए। देखिए नाज़रीन, हमारी जो ड्रेसिंग होती है ना, वो सामने वाले के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है, और वो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है। एक ऐसी ड्रेसिंग, जिस ड्रेसिंग को आप ऐसे कैरी करें कि अगले के ऊपर जो है ना, आप प्रॉपर एक इम्प्रेशन डालें कि यू आर वेरी एक्सक्लूसिव, यू आर वेरी स्टाइलिश, यू आर वेरी डिफरेंट। आप लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में हर चीज़ चल रही है। आपकी ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देती हूँ, छोटी सी, ये मुझे लगता है आपके लिए बड़ी कारआमद होगी। कि बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि जो पुराने कपड़े हैं, जब तक हम अपनी अलमारी से उनको निकालेंगे नहीं, उनको आगे देंगे नहीं, किसी की मदद नहीं करेंगे, या जो भी आपने उसको ज़ाया करना है, डिस्पोज करना है, जो भी करना है, जब तक अपनी अलमारी से आपने पुराने कपड़े नहीं निकाले ना, पुरानी सोच और पुरानी ज़िंदगी वही रहेगी, पुरानी किस्मत भी वही चलती रहेगी। ये बड़ी काम की बात है कि आपने नए कपड़े लेने, और नए कपड़ों के साथ आपकी नई ज़िंदगी, नई सोच जो है ना, वो जन्म लेती है। अल्लाह बख्शे में मेरी कहती थी कि जब मैं जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी ना, बैंक्स में जाती थी इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैं जब जाती होती थी तो अम्मी मुझे हर बार कहती थी कि एक नया कपड़ा जो है ना ख़रीद के, तो अम्मी सी के मुझे देती थी। अम्मी कहती थी पहनो। तो मैं कहती थी अम्मी हर जॉब के इंटरव्यू में मुझे नए कपड़े क्यों? अम्मी कहती थी कि इससे किस्मत जो है ना नई होती है, नई ट्राई करेंगी आप। वही जिसमें अगर आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुई हैं, पुराने कपड़े पहन के गई हैं, तो आपका किस्मत जो है ना वो पुरानी वाली चल रही है, जिसमें बैड लक चल रही है। तो गुड लक के लिए अच्छे नए कपड़े, हर बार मीटिंग्स के लिए नए शर्ट ख़रीद के जाएँ और देखें अपनी लक
तो नए कपड़ों के साथ अपनी नई ज़िंदगी, नई किस्मत शुरू करें, ये पुराने कपड़े अलमारियों से निकाल दें। आज हमारे पास ज़ायरा जो है वो इसी बात के लिए आई हैं कि जो नए नए कपड़े हम लोग पहनते हैं और पुराने कपड़े जो नहीं निकालते, बस भर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एग्जैक्टिव लुक तो हम फिर नहीं ले सकते ज़िंदगी में। हम तो पुरानी जो है वो कपड़े ज़िंदगी लेके चल रहे हैं। फ़िज़ा, आपने इतना खूबसूरत स्टार्ट लिया है, मैं समझती हूँ कि आपकी अम्मी की ही बात को उनके ऑनर में हमें आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सच बात है। अब बात यह है कि हमारे बूढ़े लोग जो थे, हमारे अम्मी अबू, उनके पास शायद उस तरह की लैंग्वेज नहीं थी, उस तरह से साइंस ने भी इवॉल्व नहीं किया हुआ था। तो पुराने कपड़े मतलब आप समझ लें या तो नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी या लो वाइब, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब आपने कोई नया काम करना है, अगर आप नया कपड़ा पहनते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली रेज हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे पास तो अल्फाज ऐसे जिससे कि हमारी ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है, न्यू जनरेशन जी है वो कनेक्ट कर सकती है, वो समझेगी हाँ भाई ये बात। अगर मैं ये कहूँ कि खाली मेरी अम्मी कहती है और मैं इसलिए ये कर रही हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस ना, है ना। तो उनको तो लॉजिकल आंसर चाहिए। तो अब देखिए, जो सक्सेस है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक देखा है, 15 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, और फिर आर्मी की मेरी बैकग्राउंड है, तो मैंने यही देखा है कि लाइफ इज़, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हसलिंग, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रगलिंग, इट्स अबाउट रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होकर आती हैं, आपके पास खुद लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं वो अट्रैक्ट होकर आते हैं। इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, ठीक है। सिर्फ आपने खुद को मेहनत करनी है, खुद को सेल्फ पैम्पर करना है, सेल्फ केयर करनी है, खुद को अच्छी स्टेट में स्ट्रेस फ्री रखना है, ताकि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव और कैच कर सकें। अच्छा, कुछ औरतें हैं तो पुराने कपड़े जो है ना संभाल के रखते हैं बस, और उन्हीं को रिपीट कर करके पहनती रहती है। अच्छा, ये भी नहीं है कि नई शॉपिंग नहीं करती हूँ, आपको पता है शॉपिंग की आदत होती है, मगर अलमारियाँ भरने की आदत होती है, आधा घर में लंडा बाजार लगाया हुआ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी? उनकी किस्मत, उनकी लक, उनका स्टाइल किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, क्या कहेंगे? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों का मकसद ही इस शो का ये है कि हम उनको मोटिवेट करें कि जो कपड़े उन्होंने अलमारियों में बंद करके रखे हैं वो निकालें और पहनें। घर का लंडा तो बाहर लगाए ना। हाँ। तो जो आप सिर्फ ये इमेजिन करें, अच्छा देखें, आपने सिर्फ एक ये काम करना है, आप नया जोड़ा पहनकर आपने फील करना है। इफ़ यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट, जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। अच्छा। पुराना जोड़ा पहनकर आप फील करें, आई एम श्योर आपको एनर्जी ड्रेन्ड महसूस होगी, एंड यू नीड एनर्जी बिकॉज यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर। अगर आप वर्किंग वुमन है तो फिर, और इनफैक्ट ये मैन के लिए भी है सेम यही चीज़ ना। तो आप कहीं से एनर्जी गेन करेंगे तो कहीं पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे ना। अब मर्द किसी एग्जेक्टिव मीटिंग के लिए जा रहा है, हर बार देखिए गोरे तो करते हैं, एक अच्छी नई शर्ट खरीदते हैं, पहनते हैं, एग्जेक्टिव लुक लेते हैं, फिर मीटिंग के लिए जाते हैं, फिर वो मीटिंग कहलाती है एग्जेक्टिव मीटिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छी शर्ट खरीदते हैं, ठीक है, ड्रेस करते हैं, फिर जाते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? हमारे माँ तो अगर कोई बंदा ऐसे एग्जेक्टिव मीटिंग के लिए जा रहा है तो वो कह देंगे वो जो पिछले साल 2 साल पहले जो मैंने वो शलवार कमीज बनाई थी और इस पे प्राउड फील हाँ, करते वो काली निकाल दो तो उसके ऊपर 10 साल पुरानी है ये, हाँ। मेरी 20 साल पुरानी है। अरे भाई, वो 20 साल पुरानी कहाँ से होती हुई आ रही है? इतनी जनरेशनल आपकी शर्ट है, कितने उसने ट्रॉबास अपने अंदर अब्जॉर्ब किए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज है ना, एनर्जी है, ठीक है। तो आप यू नो, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। मैं आपको कहूँगी, अगर आपकी इनकम अच्छी है ना, 10 से 15% सालाना आपकी इनकम का वो आप अपने ऊपर खर्च करें, ठीक है। वरना अगर आप कम से कम 5% भी करते हैं, अपने आप को दें, आज हिसाब लगाएं बैठ करके, मेरी सालाना इतनी इनकम है, मैं 5% ये मेरे लिए है, ये मुझे इससे अपनी कोई नई हर साल वार्डरोब रिवैम्प करनी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे मज़हब ने भी तो हमें इजाज़त दी है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मटेरियल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, भले महंगे से महंगा मटेरियल हम अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अच्छा, महंगा ना भी हो, महंगा नहीं, मैं ऐसे यूज़ करूँगी इसको लफ्ज़, बिकॉज अगर मैं लोगों को ये बताऊँगी कि आप प्योर चीज़ें सेलेक्ट करें, प्योर महंगी होती है, हाँ प्योर महंगी होती हैं, वो एक चले, मतलब क्वालिटी पे मजहब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पैसों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कि आप अपनी जात पे लगा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, अच्छे कपड़ा खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे जेंट्स के लिए ना कि उन्होंने तो वाइट शर्ट ही नॉर्मली पहनकर अगर जानी है, हाई स्टेटस और हाई स्टेक मीटिंग है तो उसमें अगर वाइट शर्ट ही पहननी है तो इट्स नॉट लाइक कि वही सदियों पुरानी वाइट शर्ट आपके पास पड़ी है, आप उसका मटेरियल थोड़ा फैब्रिक अच्छा करते जाएं, ठीक है। नई शर्ट का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप फंकी कलर्स के अंदर शर्ट्स को कैरी करना शुरू कर दें, नो, इट्स नॉट लाइक। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें समर्स भी हैं मुझ पे सूट करेंगी, कौन सा स्टाइल मुझ पे सूट करेगा, जिससे जो एक पर्सनैलिटी के मुताबिक आप बड़ा एग्जैक्टिव लुक कैरी कर लें, तो हाउ विल यू जज?
and अच्छा, how will इसके they ना दो judge? तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक प्रोफेशनल तरीका है और एक ऐसा तरीका है जो हर कोई एवरी अदर पर्सन अपने अपने ओन इन्वायरमेंट में रहकर खुद से कर डिसाइड सकता कर है। सकते हैं, अपने लिए What डिसीजन ले was सकता that? है। अच्छा, पहले प्रोफेशनल मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेशनल तरीका तो ये है अच्छा, कि एक एक ब्रेक ले लेते हैं पहले, Sure, फिर बाद नहीं आपका सिलसिला नहीं टूटेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पहन रहे हैं वो एग्जैक्ट लुक है या नहीं। टेक अ ब्रेक। एग्जैक्टिव लुक के ऊपर बात कर रहे हैं, ज़ायरा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एग्जैक्टिव लुक कर रहे हैं, ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं, स्टाइल किया है, ये एग्जैक्टिव है? अच्छा, इसमें ना मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो प्रोफेशनल तरीका है जिसके अंदर के जैसे मैं हूँ तो मैं आपकी सिग्नेचर स्टाइल असेसमेंट करके देती हूँ और वो आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है, उस पर आपके पास सारी गाइडेंस लिखी हुई आ जाती है कि आपने कैसा लाइफस्टाइल रखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे आपने चलना है, फिर आपकी एडवाइस दूसरी के लोगों से रिलेशनशिप्स कैसे रखने, किस तरह के लोगों से मिलना है, करियर कैसा रखना है, एवरीथिंग उसमें कवर होती है। तकरीबन 30 पेजेस की रिपोर्ट होती है। अच्छा, दूसरा तरीका जो आप खुद कर सकते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत आपके अंदर एक सिस्टम बनाया है कि आपको अगर सेल्फ टॉक करनी आती है ना, आपको खुद से पूछना आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आज मैंने पहनना या नहीं पहनना। देखिए, आपको नहीं पता आज आपके साथ आगे क्या मामलात होने वाले हैं, आपको कैसे लोग मिलने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी रिटर्न है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी सोल को पता है, ठीक है। अब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 सूट हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 2 सूट हैं, मैंने क्या करना है कि मैंने पूछना है कि मैंने ये डिसाइड करना है मैं कौन सा पहनूं। मैं क्या करूँगी कि पहले मैं इसको देखूंगी, इसको देखूंगी, विजुलाइज करूँगी आंखें बंद करके, अगर मैंने ये पहना हुआ है तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, या मैंने ये पहना हुआ है तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। सो मुझे जिसमें फीलिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, तो मैंने वो चूज़ करना है। नो मैटर के मुझे फिज़ा ने कहा है कि यार आप पे ये बड़ा अच्छा लगता है, आप ये पहन के आओ। नो मैटर के मुझे किसी और ने कहा है कि आज तो ये कलर थीम है और ये आपने करना ही आपकी करना। फीलिंग्स, आपने अपने सेल्फ फीलिंग्स आर रियली डिसाइसिव, फीलिंग्स इज एवरीथिंग। आपका जो सोल पर्पस है ना, अगर आपने उसको भी फाइंड आउट करना है, जस्ट ट्रैक योर फीलिंग्स। ऐसी चीज़ें करें, अगर फ़र्ज़ करो आज ये चाय पीकर मुझे लाइट अप फील नहीं हो रहा, लाइवली फील नहीं हो रहा, आई वांट कॉफ़ी, मैं इसके बजाय अगर कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे ज़्यादा लाइवली फील हो रहा है, जस्ट गो फॉर कॉफ़ी, डोंट डू दैट। ये शायद आपकी सेहत के लिए ख़राब हो, पर आपको नहीं पता, बट अल्लाह ताला ने फीलिंग्स आपके अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि आपको थ्रू आउट लाइफ गाइड कर सकती हैं। मुझे फ़िज़ा के साथ फ्रेंडशिप करनी है, नहीं करनी, मुझे उनके साथ करनी है, नहीं करनी, मेरी फीलिंग्स कि मुझे फ़िज़ा के साथ रहना अच्छा फील होता है, सो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर। फीलिंग्स पे जाना है। Yes. अच्छा, मुझे बताएं, ये जो हम एग्जैक्टिव ड्रेसिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर शो के लिए आती हूँ, कपड़े आते हैं, मेरे कपड़े चले जाते हैं, डिज़ाइनर्स की क्लोथिंग में पहनती हूँ, वो मेरे अपने पर्सनल नहीं होते मोस्टली। तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल में मेरी अपनी अलग ज़िंदगी हर एक की होती है, कोई काम करे, आपकी भी। आप हो सकता है आप पीजेज़ में हो, घर में अपने पजामा पहन के घूम रही हो, नाइट सूट पहन के घूम रही हो, आप कोई आम सी लॉन की शलवार कमीज़ पहन के घूम रही हो, तो वो एक लुक अलग होती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी में भी कोई फ़र्क होता है क्या? देखें, अल्लाह ताला ने ना ये अगेन कि बहुत डिटेल्ड है, एक इंसान की पर्सनैलिटी भी स्विच होती है, जैसे आपके रोल स्विच होते हैं। आप मदर हैं तो आप इस तरह एग्जैक्टिव लुक में अपनी बेटी से बात करेंगी तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन हाँ, आपने मदरली एक वाइब आपकी क्रिएट हुई होगी, उसमें आपकी बच्ची ज़्यादा पैम्पर्ड महसूस करेगी, ज़्यादा सेफ़ महसूस करेगी, ठीक है। इसी तरह से ये है ना कि आपने जब घर जाना है तो आपने अपनी एनर्जी स्विच करनी है, फिर आपने बॉस नहीं रहना, वरना तो फिर कोई भी वहाँ आपको जैसे वर्क प्लेस के ऊपर हमने अपना एग्जैक्टिव लुक कैरी करना है, देन वी आर होम, देन वी कैन कैरी आवर नेचुरल। देखिए, आपको वहाँ स्ट्रेस फील होगा अगर आप वहाँ पे भी बॉस बनकर फिर रही होंगे, या घर के अंदर भी अपने दूसरों के साथ ऐसे मामलात रखेंगे, तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, दूसरों में स्ट्रेस आएगा, एनवायरनमेंट में। ये आपने ना बहुत विजिलेंट होकर देखना है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, ज़ायरा हमारे साथ मौजूद है, हम लोग बात कर रहे हैं कपड़ों की, एग्जैक्टिव लुक की। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं ऑफिसेज ज्वाइन करती हैं, कुछ लड़के हैं, अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता क्योंकि नई नई जॉब होती है, उनको एग्जैक्टिव लुक लेना है, तो उसके लिए बहुत से जो लोग हैं वो लंडा से भी कपड़े, कोट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी कुछ पम्प्स ख़रीद लेती हैं ऑफिस के एग्जैक्टिव लुक के लिए, कुछ अच्छी स्कार्फ्स वहाँ से मिल जाते हैं, वो ले लेती हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि अगर वो पुराने कपड़े वो ख़रीद रही हैं, उनके लिए तो वो पहली मरतबा पहन रही है, वो तो नए हैं उनके लिए, ठीक है ना, तो उनके लिए तो नई वाली एनर्जी फीलिंग्स है ना, और वो उनके काम भी आ रहा है, वो अफोर्ड यही कर सकती हैं। तो फिर आप इस बारे में क्या कहती हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है ये फ़िज़ा। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मिड करियर लेवल से पहले तक हैं
तो आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। अब मिड करियर के बाद असल में चीज़ें क्रिटिकल होती हैं। अच्छा। बिकॉज मिड करियर से पहले तक तो आप इतनी अर्निंग भी नहीं कर रहे होते हैं ना, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन फेज में होते हैं। भाई ये मुझे मैं ये करके देखता हूँ या करके देखती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है या नहीं, इसके साथ रिलेशनशिप बना के देखूँ अच्छा लग रहा है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन ना मिड करियर तक ख़त्म होना नहीं चाहिए। और एज अगर मैं कहूँ 20 आपकी 30 से 35 तक जो है ना, आपने ये चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी इतनी हैंडसम अर्निंग हो जाती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बन गया ना, कि फिर आप खुद पर न्यू चीज़ें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई रियली सपोर्ट द आइडिया कि पाकिस्तान के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको लंडा बाज़ार से भी नई चीज़ें भी मिल जाती हैं। और अगर समटाइम्स कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत कम यूज्ड होती हैं, वो भी आप पहने, आप एक्सपेरिमेंटेशन करें और खुल के करें। नहीं लगती हैं वो, बिल्कुल नहीं लगती हैं। एग्जैक्टली और फन करें ऐसे ही। और लेकिन अगेन वही बात, लें वही चीज़ जो आपको पहनकर फीलिंग अच्छी आ रही है। सिंपल, आपका थंब रूल है यही बस। वाकई जैसे मैं जब जाती थी ना फर्स्ट अपनी जॉब के लिए, तो 2 बसें लटक के जाती थी, कपड़े बड़े एग्जैक्टिव अच्छे लुक के लिए जाती थी, पहन वहन के सब कुछ, मगर लटक के 2 बस में जाती थी आती भी। तो वो जब मैं जाती थी आधा उलिया तो मेरा बम फट चुका होता था, बालों शालों का सब कुछ। तो पहले जाके अपने आप को वॉशरूम में हाथ वाथ धो के, तो अपना मुंह धो के, तो मैं अपने आप को नॉर्मल करती थी। एक जैसे कपड़े मेरे होते थे सिलवट वगैरह ठीक करती थी, फिर उसके बाद सामने जाती थी। तो बहुत सी लड़कियां मैं कभी रिलेट करती हूँ कि लड़कियां ऐसे करती होंगी। और भी देखिए, अपने आप को कैरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। एक चीज़ हो गई, आपने चीज़ अच्छी ले ली, अब आपने उसको कैरी करना है। वो आपने कितनी प्यारी बात बताई कि यू आर कॉन्शियस इनफ कि आप जाती हैं खुद को मिरर में देखती हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है लोग मिरर में खुद को देखते ही नहीं है, मिरर लगाया ही नहीं होता। मैं तो कहूँगी घर में आप जहाँ से निकलते हैं ना, निकलने की जो आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर एक मिरर लगाएं ताकि आप खुद को फुल देख कर जाया करें, सेट करके जाया करें। आर्मी की हमारी ट्रेनिंग होती थी, आपको पता है कि खास तौर पर वहाँ पर मिरर ट्रेनिंग होती थी हमारी, कि भाई हर जगह उन्होंने मिरर्स लगाए होते हैं कि, और हमें ये होता था कि आपने आते जाते खुद को देखना है कि कोई बाल, कोई चीज़ आपकी एक्स्ट्रा, जैसे बाल उतर के यहाँ लगाए, कोई चीज़ ख़राब है, कहीं सिलवट है, कोई शर्ट बाहर निकली है, कोई सिलवटें आ रही हैं, वो चीज़ें आपने ठीक रखनी है। हमें तो वहाँ से ट्रेनिंग की आदत पड़ी हुई है, पर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग करियर बनाना चाहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस जारिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का टॉपिक भी बहुत मज़े का था और आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कहीं अगर जाना है एग्जेक्टिव किसी सिचुएशन में जहाँ पे एग्जेक्टिव लुक लेनी, तो यू शुड कैरी योरसेल्फ द बेस्ट, यू शुड लुक द बेस्ट, ओके। फिर देखिए आपकी किस्मत कितना अच्छा काम करती है और आपके ज़रा इर्द गिर्द माहौल कितना अच्छा बनता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मेरे पास ज़बरदस्त डाइटिशियन मौजूद हैं, समन इश्तियाक साहिबा जी। उनसे आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है गोश्त के ऊपर, क्योंकि देखें अभी बकरीद है, उसमें गोश्त तो हमें ऐसे तबरुक के तौर पे मिलेगा। हमारे घर में भी कुर्बानियाँ होंगी, सारों के घर में तो वो फ्रीज़र की नज़र हो जाएगा और पूरा 2-3 महीना टिका के लोग उसको खाएंगे और जिन लोगों को बांटेंगे वो भी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सब्ज़ियाँ या दालें पसंद ही नहीं होती हैं, वो पसंद ही गोश्त करते हैं, बीफ, मटन या चिकन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। वैसे तो इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, जैसे हाई इन प्रोटीन है, ठीक है, रिच इन आयरन, B12, जिंक और बाकी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोअर इन फैट एंड जो कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा सा बढ़ा देता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बीफ और मटन में ज़्यादा होता है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें जो हम पूछेंगे आज, क्योंकि देखिए हम तो सिर्फ यही सुनते हैं गोश्त ज़्यादा खाता है इसको यूरिक एसिड हो गया, गोश्त ज़्यादा खाता है इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि सैचुरेटेड फ़ैट भी अगर हम इसको चर्बी के साथ खाते हैं तो उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट भी होता है। तो अब हमें ये खा तो रहे हैं, किस तरीके से खा सकते हैं, हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं और किस तरीके से पका के खाएँ, क्या इसको सब्ज़ी के साथ पका के खाएँ या फिर इसको अगर हम निहारी की शक्ल में और कौरमी की शक्ल में और ईद आ रही है भुने गोश्त की शक्ल में खाते हैं तो क्या तब भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है गोश्त। तो हमने आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। स्टे ट्यून, मेरे पास मौजूद हैं समन जी। समन, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फ़िज़ा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अक्सर ये सुनते हैं अपने सर्कल में कि ये कहा जाता है कि आप अगर गोश्त खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। सो गोश्त खाना बुरा नहीं है,
गोश्त को एक्सेस में खाना या हमारे जो कुकिंग मेथड्स होते हैं या हम मिर्च मसालों में डाल देते हैं या हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, वो खाना जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अकेला गोश्त मिर्च मसाले तो वैसे भी गोश्त में बहुत ज़्यादा खा लो तो ब्लोटिंग भी बहुत होती है ना। यस, और बेसिकली जो गोश्त है हमारा, जैसे अल्लाह ताला ने हर एक 5 मेन ग्रुप्स बनाए हैं, जो गोश्त है वो आपको प्रोटीन रिच तो है, वो आपको आयरन, विटामिन B6, B12, जिंक, ये तमाम चीज़ें देता है जो आपके मसल बिल्डअप के लिए, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो उसको रिकवर करने में हेल्प आउट करता है। बट उसका पोर्शन कंट्रोल बहुत मैटर करता है कि आप कितने पोर्शन में ले रहे हैं, आप वीकली कैसे ले रहे हैं, और आप जो है अगर नाश्ता भी गोश्त से हो रहा है कि वो सीरी पाए और निहारी, अब जैसे ईद है तो हमारा नाश्ता भी उन चीज़ों से होता है, फिर दोपहर में भी, रात में भी हम वेजिटेबल्स तो खाना भूल ही जाते हैं बिल्कुल। तो एक अमाउंट में अगर आप खाएंगे तो आपको गोश्त प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर आप उसको एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो वो आपको अनहेल्दी फैट्स की अब तरफ किसी लेकर जा इंसान सकता को है। सब्जियां पसंद ही नहीं है, दाल नहीं खाता, तो वो खाने ही गोश्त चाहता है, तो फिर वो किस तरीके से खा सकता है? साथ कोई सैलड खा ले या कुछ कर ले, क्योंकि कुछ कहते हैं ना लोग कि अगर आप गोश्त के साथ अगर सैलड ले लें या कुछ सब्जी मिक्स कर लें तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा फ़िज़ा, बिल्कुल ऐसी है। अगर हम जितने भी हमारा मीट पोर्शन है, इसके साथ अगर हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो फाइबर मिलता है। तो आप गोश्त अगर आपने लेना कितनी भी है, करें, कितनी? आप अपनी जितनी भी डेली बेसिस पे हम सब्जियां खा रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स आपने वेजिटेबल्स ज़रूर इनटेक करना है, और 1 to 2 वंस और ट्वाइस अ वीक आप गोश्त ले सकते हैं। वो भी आप 2 से 3 जो उसके पीसेस होते हैं वो आप ले सकते हैं। जो आपके पाम साइज़ का एक होता है, एक आउंस, वो आप लेते हैं 2 से 3 बार हफ्ते में, जो नॉर्मल बनता है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल एक हफ्ते में? एक हफ्ते में वंस और ट्वाइस अ वीक गोश्त, और वो सब्जियों में उसके साथ ऐड करके 2 आपने बोटियों से क्या होगा? और मैं तो आलू गोश्त चावल खाने जाती हूँ तो 4-5 बोटियाँ तो खा जाती हूँ, वो भी नली के साथ। आप तो कह रही हैं मैं क्या करूँगी फिर? ऐसी बातें अच्छा, कर, वो और ऐसा बाकी होता है- और बाकी क्या करेंगे? अच्छा, कुछ वो ऐसा कुछ बताएं ना कि टिका के गोश्त भी खा लें हम और हमें नुकसान भी ना हो। अच्छा, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, वो खाना चाहता है तो वो आप 3 to 4 टाइम्स आप ले सकते हैं। अच्छा। बट वही बात कि आपने वेजिटेबल्स के जो हमें विटामिन्स मिल रहे हैं वेजिटेबल्स से, वो हमें आपके प्रोटीन पोर्शन से नहीं मिलेंगे। प्रोटीन जो है वो आपको सिर्फ गोश्त से मिल रहा है। गोश्त आपको सिर्फ प्रोटीन पोर्शन देगा, आपको ये जितने भी हेल्दी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलेंगे। तो आपने सलाद की फॉर्म में या आपने सब्जियां ऐड करके गोश्त के साथ वो खाना ही खाना है। अगर आपको साथ गोश्त के साथ vitamins कच्चा सैलड अगर ऐड कर लें, फिर कच्चा सैलड ऐड कर लें। अगर आपको नहीं पसंद कि आप सब्जियां गोश्त के अंदर डालें तो आप सैलड, मिंट रायता, पुदीने का रायता जो है, खीरे वाला रायता बना के सपोज आप वो ले सकते हैं। मैं बीफ की निहारी खा रही हूँ, उसके साथ थोड़ा सा सैलड ऐड कर लूँ, खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल खा सकती हैं, बीफ की निहारी खा सकती हैं। और ये नॉर्मल इंडिविजुअल जो खा सकता है जिसकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। बट बात वही आती है कि अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें LDL, ट्राइग्लिसराइड या फैटी लिवर या यूरिक एसिड है, तो तब ये रेड मीट जो बीफ है वो बेसिकली रेड मीट है हमारा, चर्बी वाला कंटेंट, तो वो हाई सैचुरेटेड फैट होता है। तो वो अच्छा, quantity चिकन हम के कम लिए करते कहा हैं। जाता है कि डेली बेस पे खाया जा सकता है? चिकन आप खा सकते हैं, फिश आप खा सकते हैं, फिश ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, उसमें हेल्दी फैट्स हैं। चिकन भी आप डेली बेसिस पे नहीं, आप जो है वीक में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। चिकन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर डेली खा लें अच्छा, वो बेसिकली डिपेंड कंपेयर करता टू है, गोश्त? आप डिपेंड करता है। जो चिकन बेसिकली लेस इन प्रोटीन है, जितना हमारा मटन और बीफ है उसमें जितना प्रोटीन कंटेंट है उतना चिकन में नहीं है। तो मटन और बीफ आप वंस और ट्वाइस अ वीक लेते हैं, और जो चिकन है वो आपने 3 से 4 बार लेना होता है। लेकिन वही बात कि आपने सब्जियां ऐड करनी ही करनी है। और अगर आप नहीं लेना चाहते सब्जियां तो आप अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करें कि आप उसको स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, प्रॉपर कुक करके लें। हमारे घर में कल्चर है कि हम प्रॉपर तेल वाले खाने बना रहे होते हैं, और जब तक उस पर तेल की वो लेयर नहीं आती हमें लगता है प्रॉपर कुक नहीं हुआ हुआ। सो वो चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती है कि एक घी में, ज़्यादा घी में जो कुक किया होता है ना, वो आपको नुकसान दे सकता अच्छा, है। मैं तो 5 साल बांग्लादेश रही हूँ, मैं तो मछली खाती हूँ 12 महीने, ठीक है, हमारे घर तो पकती भी है, हम तो रखते भी हैं, हम तो खाते भी हैं। अब बाकी जो लोग हैं ना, तो वो मेरे पे तो बड़ा हंसते हैं कि तुम गर्मी में मछली खा रही हो, इतनी गर्मी के मौसम में मछली कौन पकाता है? तो ये सब मिथ है या फिर ये वाकई गर्मी के मौसम में मछली नहीं पकानी है और नहीं खानी है? अच्छा फ़िज़ा, ये टोटली मिथ है। हमें कहा जाता है कि इसकी इस चीज़ की तासीर ठंडी है, इस चीज़ की तासीर गर्म है। नॉर्मली हम अपने सर्कल में यही सुन रहे होते हैं। सो इसका साइंस में कोई ऐसा सच वो जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमें तो fish बचपन से खिलाई गई है, हम तो बिल्कुल। बचपन से, अभी तक फराल भी खा रही है, हम तो ऐसी बचपन है। से खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी है। और वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना ले रहे हैं। अगर आप जाहिर है, अगर आप एक्सेस अमाउंट में मछली खाते ही जाएंगे
रहेंगे और आप उसको करते ही रहेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। हमारे वहाँ लेकिन- हफ्ते में 2 बार या 1 बार पकी जाती है और वो कबाब बहुत की healthy है फॉर्म में, कि आप- किसी चीज़ की, बिरयानी की फॉर्म में, सालन की फॉर्म में हम खा लेते हैं। और वो बहुत हेल्दी फैट्स है उसमें, ओमेगा 3 ओमेगा 6। आजकल आप देखें कि हम कहते हैं कि फिश कैप्सूल्स ले लें, तो हम कैप्सूल्स की तरफ, मेडिसिन की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं। हम ऑर्गेनिक डाइट की तरफ क्यों नहीं जाते कि हम वही फिश हम खा लें। सो इस तरह मैं से- कल एक रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए, तो हमने कहा कि चलो कोई फ्राइड ग्रिल्ड फिश मिल जाएगी, तो हमने उनको बोला ग्रिल्ड फिश है आपके पास? कहते हैं बाजी क्या हो गया, गर्मियों में कौन रखता है? मैंने कहा ये क्या बात हुई, गर्मियों में कौन रखता है? लेकिन अक्सर आपको मिल भी जाती है, ये या डिपेंड करता है कि आप फ़र्श जो है वो स्टीम ले लें, ग्रिल ले लें। ऐसे ही लाइकवाइज आप जैसे फ़र्श ले रहे हैं, आप मटन की स्टेक बनाकर आप उसके साथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स इस तरह से आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आई गेस मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला ने अगर कोई बनाई है तो उसमें शिफा ही है। शिफा ही है। अच्छा, अब बकरीद में गोश्त कटेगा, वो सब कुछ पीसेस बनेंगे, उसकी सफाई होगी, बाटा भी जाएगा, रखा भी जाएगा, ठीक है, उस गोश्त के हिस्से में बनेंगे। अब उसमें कलेजी भी आती है बीच में, तो ये जो कलेजी है ये किस हद तक खा सकते हैं, कितनी खा सकते हैं? क्या कलेजी में भी कोई चीज़ डाल के खानी है, उसको भी सैलड के साथ खानी है, ये रूखी खा सकते हैं? खून बनाने में तो बड़ी मदद करती है। और ये बहुत जब भी आयरन हमारे पास बहुत कोई है। पेशेंट्स आते हैं जिनको लो एनीमिक होते हैं, उनको एज अ डाइटिशियन हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कलेजी जो है उसको या तो वैसे भून के खा लें या वैसे उसके पीसेस खा लें, या बच्चे नहीं खाते तो आप उसको बिल्कुल उसको पीस के उसका कीमा बना के बच्चों को किसी फॉर्म में भी दे दें कि वो खाएं, उनकी बॉडी में जाए। तो कलेजी बहुत हेल्दी है, और हमारे यहाँ पे तो एक कल्चर है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और सुन्नत भी है कि सुबह नाश्ता ही हमारा कलेजी से हो रहा होता है, तो वो आप खा सकते हैं, उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा नाश्ता कलेजी भी है, सिरी पाई भी है, हलवा पूरी भी है, डिफरेंट पकवान वो हो रहे होते हैं, नाश्ते हम इससे कर रहे होते हैं, फिर दोपहर में भी हमारा गोश्त, रात में भी डिफरेंट वो हमारे बुफ़े और गैदरिंग्स और वो सब कुछ। तो जो हमने पूरा साल अपना वेट मेंटेन किया होता है, अपनी लिपिड प्रोफाइल्स, अपने लैब्स हमने मेंटेन किए होते हैं, वो इन 3-4 दिनों में इतना वो ओवर कंज्यूम करके गोश्त वो बस इंडाइजेशन फिर ये बता दें, फिर आगे चलते हैं, मगर पहले ब्रेक ले लेती हूँ। फिर आपने मुझे बताना है गोश्त खा के कितना कोई वेट बढ़ सकता है? अगर हम एक हफ्ता ये जो कुर्बानी के गोश्त को खाएंगे, उसके बाद हमारा वेट किस हद तक जा सकता है, क्या डिजास्टर हो सकता है हमारा बॉडी शेप? ठीक है, ब्रेक। समन के साथ अभी ब्रेक पे मैं बातें कर रही थी और मैं सब कुछ अपनी प्लान बता रही थी, लाइफस्टाइल बता रही थी कि मैं कोई डाइट शाइट नहीं करती, मैं किस तरह बर्न करती हूँ, मैं खाती बहुत कुछ हूँ। समन मेरे ख्याल से मुझसे इत्तेफाक कर गई है। ऐसी है बिल्कुल। असल में हमारे वहाँ लोग यहाँ पे खाते पीते बहुत हैं मगर बर्न नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि ईद पे गोश्त खाना है सबने, सपोज एक आम लड़की है जो डाइट भी नहीं करती, जिम भी नहीं जाती, ठीक है, उसने खाना है गोश्त टिका के, अपने घर में भी जो पकेगा वो भी किसी के घर मिलने गई है वहाँ पे भी, ठीक है, फिर दूसरे दिन भी निहारी शिहारी चल जाएगी, ये पूरा हफ्ता जो है ना ऐसी गोश्त वाला काम खाया जा रहा है। अब इसमें कितना कोई वेट बढ़ जाएगा उसका, कितना कोई डिज़ास्टर हो जाएगा? अच्छा फिर उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप जैसे बात करती हैं कि हमने ना सबसे पहले ये देखना है कि हमने अपनी प्लेट सेट करनी है। हमारा वेट कैसे पुट ऑन होता है कि हम गोश्त तो खा ही रहे होते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स चल रही होती हैं, उसके साथ हमारी डिफरेंट जो हैं ये मीठे चीज़ें ये चल रही होती हैं। फिर जब गोश्त आता है तो फिर घर की रोटी वाला कॉन्सेप्ट तो रहता ही नहीं है, वो नान चल रही हैं, खमीरी रोटी चाहिए, चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको कर रही होती हैं वो मैदे वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें, और फिर ये जो मिठाई और ये सब कुछ, ये आपको वेट पुट ऑन करते हैं। अकेला गोश्त आपको प्रॉब्लम नहीं करता अगर आपने एक पोर्शन में खाया होगा। अच्छा, आपको प्रॉब्लम तब होगी जब आप एक्सेस में खाएंगे, जब आप उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब कुछ लोग करते हैं ना कि वैसे तो पिज़्ज़ा खा लेंगे डबल चीज़ डलवा के, और कहेंगे कोल्ड ड्रिंक डाइट लेकर आना। बिल्कुल तो क्या ये काम करती है? 0 कैलोरीज वाली ले हैं, और बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो पैकेज था। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब भी कोई पैकेट में चीज़ है, आप देखेंगे वो कितने प्रोसेस से निकल कर आकर पैक होकर आपके तक पहुँची है, तो उसमें हिडन कैलोरीज हैं, चाहे उस पर मेंशन है कि वो 0 कैलोरीज हैं, बट उसमें हिडन कैलोरीज हैं। सो उससे अच्छा है कि आप घर में जो है ये मिंट मार्गरीटा घर में बनता है, आप वो बना लें, आप सिकंजी बना लें, आप लाइम घर में बना लें, घर की चीज़ें आप ये ले सकते हैं। अक्सर ये भी है कि हम जंक फूड खा लेते हैं, बाद में हम ग्रीन टी पी रहे होते हैं। सो आपकी कैलोरीज बहुत डिपेंड करते हैं कि आपने एक टाइम पे कितनी कैलोरीज को कंज्यूम किया, और फिर अगर ले लिया तो अगर हमने जंक खा लिया है, ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने जंक खाया और उसके बाद आप ग्रीन टी ले रहे हैं और आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपका वेट जो है मेंटेन करेगी या वेट कम करेगी, आपका वेट पुट ऑन करेगी। कि अगर आपने जंक के बाद आपने ग्रीन टी ले लिया, तो वो ग्रीन टी आपका ये रोल नहीं है कि वो आपका अकेले ग्रीन टी आपका वज़न कम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम अपने आप को किस तरह से बचाएं, वेट भी गेन ना हो
और गोश्त भी खा लें? अच्छा, ईद जैसे कि ईद कुर्बान जो है, ईद उल अज़हा, वो बहुत करीब है, तो अगर देखा जाए तो आप नाश्ता आप कर सकते हैं, आप कलेजी से करें, दोपहर में भी आप लें, लेकिन आप अपनी प्लेट सेट करें जहाँ पे आपका मटन या बीफ का आपका पोर्शन है वहाँ पे आपकी सैलड भी हो। और आपने ये प्रेफर करना है कि रोटी जो है वो आपकी मल्टीग्रेन की या घर का जो होल व्हीट का आटा होता है गंदम का, बगैर छना हुआ, उसकी प्रॉपर आपकी रोटी हो, और उसके साथ जो है आपका सैलड पोर्शन और रायता वो। हम अक्सर वो पानी पीना या फिर हमारा जो ये सब्जियों का कॉन्सेप्ट है, दालों का कॉन्सेप्ट है, वो इससे निकल ही जाता है। चावल जैसे बिरयानी बना ले तो पुलाव चावल बना आप ले ले मटन सकते का। हैं, और अगर आपका कंसर्न ये है कि आपने वेट मेंटेन करना है तो आपने 10 टू टेबल स्पून जो आपकी क्वार्टर प्लेट बनती है आप वो कंज्यूम करें, साथ सैलड पोर्शन रखें। इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं। राइस अगर एक पोर्शन में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो लोग तो कहते हैं कि चावल ही मोटा कर रहा है, चावल ही, तो उसके अंदर जो गोश्त पड़ा हुआ है, उसकी जो यखनी पुलाव बना हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें, वो फिर प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? अच्छा फिजा, जो 10 टू 12 टेबल स्पून राइस हैं वो एक रोटी के इक्वलेंट ही है। वेट तब पुट ऑन होता है जब आप सरप्लस कैलोरीज में लेते हैं। अगर आप अपनी हाइट और अपने वेट के अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप अपनी कैलोरीज काउंट करके आप कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि आप जो खा रहे हैं, आपने जो कैलोरी ले रही है, उसके बाद आप कैलोरीज को जो बर्न कर रहे हैं, कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। वेट तब होगा जब खाया पिया सो गए। अच्छा, गोश्त के एक्सेस इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं? अच्छा, गोश्त जब भी आप Red एक्सेस meat। अमाउंट में करेंगे आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे गोश्त ही खा रहे हैं और जंक फूड ही खा रहे हैं या बाइट की स्टेक्स, बीफ, मटन ले रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा ये जो पूरी आपकी लिपिड प्रोफाइल है जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फैटी लिवर होता है, ये सब आपको जो है बीमारियाँ लग सकती हैं। अच्छा, ये जो बीमारियां लगती हैं इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जब आपको इन चीज़ों की कमी, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो फिर आपके विटामिन D, B12, आयरन, ये सब भी कम हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसी है। आप ये देखें कि आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में जो डेफिशिएंसी आ रही है वो विटामिन D की है। कि आप छोटे बच्चे को भी उठा लें और उसका भी टेस्ट करवा लें, किसी भी एडल्ट को भी आप कर लें, तो उसमें विटामिन D की फिर डेफिशिएंसी होगी। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मॉडरेशन में सब कुछ खाना, अपने कुकिंग मेथड्स को हेल्दी वे में करना, और एक पोर्शन कंट्रोल में खाना, और टाइमिंग्स, आपकी जो मील के टाइमिंग्स हैं वो, कि अब ईद के दौरान में ये भी होता है कि हम लेट नाइट तक हम खा रहे होते हैं और खा के फ़ौरन सो जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करता है आपको। थैंक यू सो मच समन, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया, हमें समझाया। तो हमने गोश्त खाना है मगर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज रखना है, हमने अपनी प्लेट का पोर्शन बनाना है। अगर आपने रोज़ भी गोश्त लेना है, ईद के मौके हैं, आपने खा लिया, तो एक्टिविटीज़ रखनी है, कोई जिम रखनी है, कोई वर्कआउट करनी है, कोई वॉक करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ करनी ज़रूर है जिससे आपको जो है ना गोश्त की जो बीमारियाँ हैं वो जो आपके जिस्म में जाके जन्म ले लेंगी वो ना लें। तो हर चीज़ एक्सेस बुरी है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, बहुत से लोग हैं जिनको इशू आता है, पाँव जो है ना वो सो जाते हैं, टांगे सो जाती हैं, किस्मत तो सोती है, कहीं बैठे बैठे जो है ना आपकी टांगे भी सो जाती है, कुर्सी पे बैठे हैं, टांगे नीचे ऐसे लटकाई हैं, सुन हो जाती हैं, सो जाते हैं। इस तरीके से जैसे सुइयाँ बारीक बारीक ना आपको चुभना शुरू हो जाती हैं, जैसे बारीक बारीक चूटियाँ काट रही हूँ आपको, ये सिचुएशन हो जाती है। ये इश्यूज़ क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये कोई बीमारी होती है, कोई आपके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है जो आपको पता नहीं चल रही थी, या कोई ऐसा सिग्नल होता है जो आपको बताया जा रहा होता है मगर हम उसको कैश नहीं कर रहे होते? तो हमारे पास अमार अनवर डॉक्टर साहब जो हैं वो मौजूद हैं और बड़े फेमस डॉक्टर हैं, टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हैं। हमारे पास पहले भी मधु हो चुके हैं, तो आज हम इनसे जो है ना पूछेंगे कि ये जो पाँव सोना है ये क्यों सोना है, ये चांदी क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, हमारे सब ये क्यों पाँव क्यों सो जाते हैं? इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको इग्नोर करते हैं। लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये खुराक की कमज़ोरी की वजह से है या कोई और एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो आप आते के साथ ये डरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये वाकई इसको सीरियस लेना चाहिए? इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर आपके पाँव मुसलसल सो रहे हैं या पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, ये चलते हुए टांगों में खिंचाव हो रहा है, टांगे लटका के बैठे हैं तो पाँव बेजान फील हो रहे हैं, ठंडे गर्म आपको मतलब एहसास होना बंद हो गया, दिस इज क्वाइट अ सीरियस तो थिंग। हमें तो ये लगता है सबके साथ ही होता होगा ऐसे कि अगर काफ़ी देर एक पोजीशन पे बैठ जाओ, पाँव लटका के बैठो, तो ये सिचुएशन मुझे तो लगता है कि सबके साथ होती है। बट यू सेइंग कि वी हैव टू टेक इट सीरियस।
एक ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह इस पोजीशन पे, Okay, ठीक okay. है, इस पे 3-4 घंटे अगर बैठेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि पाँव के अंदर कीड़ियाँ चलेंगी या होगा, क्योंकि नर्व प्रेशर में आती है, बट दिस इज नॉर्मल कि अच्छा। आप इतनी देर 3-4 घंटे बैठे हैं, ठीक ठीक है। असूली तौर पर ऐसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन जॉब नेचर है, ठीक है, बाज़-औक़ात करना पड़ता है। लेकिन अगर रूटीन में एक बंदे के 2 मिनट बैठने पर पाँव सुन हो रहा है, ठीक है, ऐसे टांगे लटका के बैठने पे, या वो थोड़ा सा कुछ कदम चला है, उसकी टांगे बेजान फील हो रही हैं, पाँव सुन हो रहे हैं, कीड़ियाँ चल रही हैं, या बेजान महसूस हो रहा है, चंद कदम यहाँ से लेकर दरवाजे तक चलने पे उसे फील हो रहा है कि जनाब ये टांगों में जान ही कोई नहीं है, तो दिस इज क्वाइट अ सीरियस थिंग, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड। तो ये पाँव सुन होने की बुनियादी वजूहत क्या क्या हो सकती है? देखिए, जो एक जनरल रीज़न इस पे है वो है न्यूरोपैथी, ठीक है। न्यूरोपैथी का मतलब ये कि नस ख़राब है, नस दबाव में है, या दूसरा इस पे रीज़न ये है कि ब्लड वेसल्स ख़राब है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करके सेपरेट करना होता है। न्यूरोपैथी की जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पाकिस्तान में इस वक्त पाई जा रही है वो डायबिटीज़ है, नंबर 1 पे। लोगों को डायबिटीज़ का पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। दूसरे नंबर पे जो होता है अनकंट्रोल डायबिटीज़ की यही एक प्रेजेंटेशन होती है कि पाँव जल रहे होते हैं या पाँव सो रहे होते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करना पता चलता है डायबिटीज़ होती है। दूसरे नंबर पे जो न्यूरोपैथी का इस पे रीज़न होता है वो ये होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसमें विटामिन बी या विटामिन डी की कमी होती है, उसको आप एड्रेस कर लें, ठीक हो जाता है। इसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर स्पाइन रिलेटेड। अब ये वाइटामिन हमें मिलेंगे कहाँ से? जैसे विटामिन बी हो गए, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे ओवर द काउंटर, आपको इस पे प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत डाइट वगैरह में नहीं ले सकते हम? डाइट किसी में आप चीज़ ले- में अगर किसी ग़िज़ा में कुछ हमें डाइट इसको में होते लेना हो, हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो डाइट हमारी होती है उसको हम पका इतना लेते हैं कि उसके अंदर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते वो जो हम खा रहे होते हैं खाने देखिए, सब्जी जो- वाले या कोई ऐसे सौता करके सब्जी या मिक्स सब्जी, तो आपको लगता है कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो हमारे लिए फारिग ही होते हैं? कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो कच्ची खाएंगे धो के तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जब आप इन्हें सौता करते हैं या पकाते हैं तो उनसे सिर्फ आप फाइबर ले रहे होते हैं, जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपके पक जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, उस वक्त सिर्फ फाइबर अंदर जा रहा होता है। तो ये तो लोग इतने इतने रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। ये देखिए हम वेजिटेबल रोल बना रहे हैं, इसमें हमने सब्जियों को सौता किया और बच्चों के लिए जो है ना हमने इसमें ऐसे रोल बना दिया। इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब अंदर तो वो बच्चे खाने में भी केचप लगा लगा के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, मगर ये कि वो कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है कि भाई सब्जी जा रही है पेट में। देखिए, तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। हर चीज़ जो होती है ना इतदाल में अच्छी लगती है। आप अगर सब्जी पका के दे रहे हैं तो साथ थोड़ी सी कच्ची भी दे रहे हैं। आपको भी देखें कि कोरियंस जो होते हैं, ये जापानीज होते हैं, उनके लंच बॉक्सेस देखें कि वो अपने बच्चों को कैसे दे रहे हैं, उसमें पोर्शंस बनाए होते हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक ही चीज़ है, उससे आप लंच बॉक्स बाहर दें और दें कि खाओ, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू मेक पोर्शन। कच्चा नहीं देते फिर हम Yes. साथ। हाँ, यू आर राइट। अगर सब्जी दे रहे हैं सौता करके पका के या फ्राई करके, साथ- उसके साथ हम कोई और अलग से फ्रूट हाँ दें, नहीं देंगे। कोई कच्ची सब्जी दें, क्योंकि You're ये right, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। हाँ, अब ये पाँव सुन होना शुरू हो गए, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम जो है ये अपने पाँव का सुन जो है ठीक कर सकते हैं? मोस्टली तो लोग क्या करते हैं कि उचकना शुरू कर देते हैं, एक पैर से एक पैर को मारना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, किसी तरह के पैर ये जा एक गए। ट्रांजिएंट मेजर होता है, ठीक है। इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है शॉर्ट टर्म रिलीफ कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस के साथ चलना पड़ता है, फिर जाके आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। जो लॉन्ग टर्म इस पर रिलीफ होता है वो ये होता है कि आप रोज़ का एक हैबिट बनाएं कि आपने आधा घंटा वॉक करनी है। आजकल गर्मियों का सीज़न है, जो जिन्हें स्विमिंग आती है वो स्विमिंग करें। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज ये सुन के लिए, ये सुन के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं या स्विम करते हैं तो आपकी नर्व्स को करंट जाता है। वो करंट जाता है तो वो चीज़ जो एक कंप्रेशन में है वो खुद ब खुद अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती है। कौन सी संगीन बीमारियां जन्म लेती हैं अगर पाँव मुसलसल सुन रहना शुरू हो जाए? लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ हो सकती है इसमें, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। दूसरे नंबर पे होता ये है साइंस भी हैं? ये साइन है उसका, ये प्रेजेंटिंग साइन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, कि उस पर पाँव सुन होते हैं, हाथ सुन होते हैं, ग्लव स्टॉकिंग न्यूरोपैथी से बोलते हैं। तो बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक्स होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, उनके पाँव काटने पड़ जाते हैं। आय हाय आय हाय। अच्छा, ये विटामिन्स का जैसे आपने हमें बताया, ठीक है, बहुत से डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, विटामिन डी सब ने लेना है। तो क्या विटामिन डी सोर्स हर एक को ज़रूरी है? ये सप्लीमेंट्स चाहिए हमें हर एक को? विटामिन, देखें, हर चीज़ जो होती है ना वो एतदाल में अच्छी लगती है। एतदाल का मतलब ये कि आपने नॉर्मल अमाउंट में लेनी है। अगर आपकी विटामिन डी कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी। विटामिन डी अगर आपकी एक्सेस में है तो गुर्दे में पथरी बनेगी, ठीक है। ये होता है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विटामिन डी कम है? आराम से जाके अपना एक ब्लड टेस्ट करा लें, उस पर आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ब्लड टेस्ट हर जगह पे हो जाता है और उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप जाके लैब पे कहेंगे जी विटामिन डी का टेस्ट कराना है। फिर जैसे गोलियां होती हैं सनी डी, विटामिन डी की, ये खा सकते हैं हम? जी खा सकते हैं अगर इंडिकेटेड हो, लेकिन अगर इंडिकेटेड नहीं है तो फिर नहीं खानी।
अगर कम आया तो काम आया तो फिर आप इसे खाएं। जैसे इस पे डिपेंड करता है कि क्या उस पर कितनी कमी है। ये ज़्यादा कमी है तो फिर आपको वीकली लेना पड़ेगा, कम है तो फिर आप रूटीन में ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह हो जी सकता है? बिल्कुल नुकसानदेह होता है। फिर इसको फ्लश करवाना पड़ता है? उसका फिर प्रॉपर इलाज होता है, उसकी आगे अच्छा। ट्रीटमेंट होती और है। विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो आपने कहा गुर्दों में पथरी हो ये जाती है उसकी और एक प्रेजेंटेशन होती है कि गुर्दों में पथरी होती है, उसके अलावा एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं बॉडी में। अल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के पाँव जिनके सुन होते हैं उनके पाँव में ना साथ साथ दर्द और जलन भी होती है, वो किस वजह से होती है? ये डिफरेंट अभी कीड़ियों से ज़्यादा की फॉर्म है मुझे लगता है। ये एक्चुअली स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से है। ये कीड़ियों से पहले की फॉर्म है, इसके बाद फिर कीड़ियाँ आती हैं, फिर पाँव सुनपान होता है। स्पाइनल स्टीनोसिस का मतलब है कि हरामोगस की नाली तंग हो गई है, तंग होने की वजह से आगे करंट नहीं जा पा रहा, और ये एक आपको बॉडी बता रही है कि कोई गड़बड़ चल रही है, इन्वेस्टिगेट कर। अब ये जो सिचुएशंस हो रही हैं पाँव सुन होना, क्या मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है? इसका जो इलाज, जैसे कि आपने वॉक का बताया, स्विमिंग का बताया, आपने बॉडी हरकत का बताया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ क्या मुसलसल ये जो हो रही है सिचुएशन, सुन हो रहे हैं, पाँव चुन हो रही है, जलन हो रही है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। प्रॉब्लम इस पे ये है कि हमारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आते। हमारे लोग कहते हैं कि आप शॉर्टकट बता दें, दवाई लिख दें, दवाइयों से चीज़ ठीक नहीं होती। इसका 95% लोगों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसका जवाब है। अब देखें ना, कुछ लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, वो मजबूरी होती है उनकी, वो रेगुलरली इस तरह उठ के अपनी पोजीशंस नहीं चेंज कर सकते, जा नहीं सकते, ठीक है, कहीं और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको बैठना ही है सारा दिन, अपने आवर्स का ही वो उनको पे हो रहा है, फिर वो क्या करेंगे? डाइट को कंट्रोल करें ताकि उनका वजन कंट्रोल में रहे। ये असल प्रॉब्लम इस पे ये होता है। डाइट से भी ये ठीक हो जाएगा? देखें, डाइट से इम्पैक्ट पड़ता है वजन के ऊपर। आपकी जो स्पाइन होती है ना, जो आप अलामात बता रहे हैं, ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो ओवरवेट है या ओबीज है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी नॉर्मल वेट होता है, उनको फिर और रीज़न होता है, लेकिन ओवरवेट या ओबीज लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। उसका जो मेजर रीज़न होता है वो होता है वेट कंट्रोल ना करना। आप वेट को कंट्रोल करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, उनका वेट भी कम है, उनको हेल्थ इशू ऐसा कोई नहीं है, मगर उनको ये पाव सुन होने वाला इशू आता है, जी बिल्कुल आता है। तो ये डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो क्यों इस रीज़न का शिकार होते हैं? देखिए, डिप्रेशन के अंदर इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर जो बंदे का एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कम होता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, हर वक्त इरिटेबिलिटी रहती है, बॉडी एक्स होती है, पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। बेसिकली दो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन ने प्रोड्यूस करने होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर इन केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है। इनको करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप दवाई खा लें, या फिर ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपके केमिकल्स नेचुरली प्रोड्यूस हों। ऐसी एक्टिविटी जो होती है वो रनिंग होती है, जॉगिंग होती है, स्पोर्ट्स होती हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं मगर अपने बॉडी को ऐसे ऐसे हरकत दे रहे होते हैं, ज़बरदस्ती का टांगों को ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं मगर हिलाए जाएंगे। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हो, तो ये भी डिप्रेशन की सिचुएशंस में आएगा? नहीं, ये या फिर उनको कोई पैर में कुछ हो रहा होता है तो जो ऐसे ऐसे? ये गैर इरादी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ये हो, बाज़ औक़ात मैं भी कर होता हूँ, तो गैर इरादी होता है। इसका डिप्रेशन ये उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, और ये जो खून की गर्दिश है ना, इसके लिए भी लोग कहते हैं कि जो टांगे सुन हो रही हैं, ये खून की गर्दिश की कमी हो जाती है, जी बात में दिल पंप नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल एक रीज़न होता है। ये मैंने शुरू में बात की थी कि दो रीज़न्स होते हैं, या न्यूरोपैथिक है या वास्कुलर। वास्कुलर का मतलब ये कि प्रॉपर्ली खून की गर्दिश वहाँ पे नहीं जा पा रही, तो हम सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया ये वास्कुलर है क्या खून की कमी की वजह से, और वो एक सिंपल एग्जामिनेशन पे नज़र आ जाता है कि ये खून की कमी है या ये आपकी जो है न्यूरोपैथिक है। बुढ़ापे की वजह से पाँव सुन होते हैं या ये फिर वजूहात जो है नौजवान नस्ल में भी, जवानी में भी देखी जा रही हैं? ये जो बीमारी स्पाइनल स्टेनोसिस की होती है ये 90% ओल्ड एज की बीमारी है, ठीक है, या फिर उन लोगों में देखी जाती है जो मॉर्बिडली ओबीज है। जवानों में ये बहुत कम, 1 आउट ऑफ 100 कोई होता है जिसे इतनी सीवियर स्टेनोसिस होती है। क्या कोई ऐसी ख़ास ग़िज़ा जो आप कहते हैं क्या कि वो खाई जा सके, कोई ऐसी मेडिसिन आपको लगता है कि जब पाँव सुन हो तो वो खा लें, वो कारआमद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मेडिसिन की बात है ना, जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। कोई भी मेडिसिन जो है वो ऐसी नहीं है कि बगैर साइड इफ़ेक्ट्स हो। आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं, कभी भी आपने लिया होगा तो अंदर से एक बहुत बड़ा लीफलेट निकलता है, कभी नोट करें, निकलता है उसके अंदर से, उस पर जाके पढ़िएगा, छोटे छोटे उस पर ना साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं सारे जो आपकी बॉडी पे हो रहे हैं। अच्छा, वो उसके ऊपर लिखे होते हैं? उसके ऊपर लिखे होते हैं, हमने कभी नोट नहीं किया। पढ़िएगा नेक्स्ट टाइम, उस पर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको आएंगे जब आप लॉन्ग यूज़ करेंगे। तो कोई भी मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं है। हमारी फार्मा की किताब में लिखा है कि ड्रग इज अ पॉइजन दैट इज गिवन इन कंट्रोल्ड अमाउंट टू ट्रीट द डिजीज। ये मजबूरी की हालत में हमें देना पड़ता है, ये एक लिमिटेड टाइम तक देना होता है। तो ये प्लीज़ एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जहन से ये निकाल दें कि मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे।
मेडिसिन खाने से आपकी बीमारी कंट्रोल होती है, ठीक नहीं होती। ठीक आपने जो होना होता है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक होना होता है, आपने ठीक होना होता है अपने वेट को कंट्रोल करके, और आपने ठीक होना होता है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के या फिजियोथेरेपी करा के। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कुछ लोगों में ऑपरेशन की जरूरत मैं आपके तवज्जुह से एक बात भी यहाँ पे लोगों को बोल देती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनको कोई दांत का दर्द हो जाए, जिस्म में दर्द हो जाए, तो पेन किलर्स, एनसेड, ठीक है, सेनफ्लेक्स, इस टाइप की गोलियां खाते हैं। आपको पता है आपका पेट पहले तो डिस्टर्ब करता है, उसके बाद आपके पेट के अंदर ज़ख़म कर देता है, गर्मी पैदा कर देता है, आपके पूरे मुंह पे, जिस्म पे दाने आ जाते हैं। वैसे तो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी गोलियों के नाम लूँ, मगर मैं आपको बता रही हूँ ये गोलियाँ डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ खानी है, ऐसे नहीं खानी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सर मैं गलत कह रही हूँ? देखिए जी, आपने जो बात की, यू आर 110% राइट। ये जो आप डिस्क्राइब करें ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स की एक क्लास है जो पेन किलर्स हैं, आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी दवाई खाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। इन्होंने बताया कि पेट के मसाइल होते हैं, मैं आपको दूसरा मसला बता देता हूँ जिसका आपको पता ही नहीं है। आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं। रीनल फेलियर की सबसे लीडिंग कॉज जो है वो दर्द वाली दवाइयों का यूज और है। बताओ। तीसरी एक कैटेगरी है जो दर्द की दवाई में रहते हैं, वो नशा व अद्वियात होती हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, लेकिन वो जब एक दफ़ा लग जाती हैं तो वो आप छोड़ नहीं सकते। थैंक यू डॉक्टर अमार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी टाइम ऐसे कैच करते हैं आके, फ़ौरन अपनी सारी रिसर्च जो है हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमार, आपसे मुलाकात करूँगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। थैंक यू।